हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु और अनुराग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को एक साथ 2 साल से ज्यादा समय हो चुका था। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन एक गलतफहमी दोनों के रिश्ते में दरार डाल देती है। एक रोज अनुराग अनु को कॉल करता है और कहता है, याद है ना आज हम दोनों को साथ मूवी देखने जाना है, भूली तो नहीं हो ना तुम? हाँ याद है मुझे, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? तुमने खुद ही तो मूवी की टिकट बुक की थी। और फिर अब क्या हो गया, मना क्यों कर रही हो? मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि आज तो मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो मत जाओ ना, मैंने भी तो ऑफिस से ऑफ लिया है, तुम भी अपनी क्लास स्किप कर सकती हो। अरे आज के लिए इतना तो कर सकती हो, कौन सी बड़ी बात है। अनुराग तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं आज की क्लास किसी भी हालात में मिस नहीं कर सकती। तुम्हारा जो मन करे वो करो, आजकल तुम ज्यादा ही बिजी हो रही हो। इतना कहकर अनुराग कॉल कट कर देता है। अनु भी अपने काम में बिजी हो जाती है। अनुराग को बहुत गुस्सा आता है जब अनु उसके साथ मूवी देखने जाने से मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन अनु अनुराग को कॉल मैसेज कुछ नहीं करती। इससे अनुराग को और गुस्सा आता है और अनुराग अनु के कॉलेज पहुंच जाता है। अनु एक लड़के के साथ जा रही होती है। तभी अनुराग उसके पास जाकर कहता है, अच्छा तो इसलिए बिजी हो तुम, ये इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है तुम्हारी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? विशाल तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। अनु के कहने पर विशाल वहां से चला जाता है। विशाल के जाने के बाद अनुराग अनु से बेफजूल का झगड़ा करना शुरू करता है। अनु अनुराग को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अनुराग कुछ समझने को तैयार नहीं था और वो वहां से चला जाता है। रात का समय होता है। अनु अनुराग को मनाने के लिए कॉल करती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो। विशाल बस मेरा एक अच्छा दोस्त है जो पढ़ाई में मेरी काफी मदद करता है। बस इसलिए ही मैं उसके साथ आती जाती हूँ और कोई वजह नहीं है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम्हारा प्यार रंग बदल लेता है। अरे ऐसा बदलने वाला प्यार तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रंग बदलने वाला प्यार, और आज के बाद मुझसे बात करने की कोई भी कोशिश मत करना तुम। इतना कहकर अनुराग फोन रख देता है और अनु की कोई भी बात नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनुराग अनु के किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तभी थक हार कर अनु अनुराग को मैसेज या कॉल करना बंद कर देती है। तभी अनुराग अनु को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। अनु तुरंत अनुराग से मिलने के लिए आ जाती है और अनु कहती है, मुझे पता था तुम्हारा गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। तुम विशाल को लेकर गलतफहमी पाल रहे हो। अब तुम मुझे अचानक इग्नोर करने लगोगी, मेरे साथ घूमने जाना बंद कर दोगी, मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दोगी, तो मुझे तो इनसिक्योरिटी फील ही होगी ना। ऐसी गलतफहमी होना तो लाजमी है। मैं अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हूँ और अपने फ्यूचर पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम पर मैसेज नहीं कर पाती और ना ही घूमने जा पाती हूँ। अरे किस फ्यूचर पर फोकस कर रही हो तुम? मैं तुम्हें एक वेल सेटल्ड लाइफ दे सकता हूँ। मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी है मेरी। मैं जानती हूँ कि तुम अपना फ्यूचर बना चुके हो और मुझे एक बेटर लाइफ दे सकते हो, लेकिन मैं भी तो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ ना, कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अरे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे ये वादा करो कि तुम आज के बाद मेरे मैसेज का रिप्लाई उसी समय करोगी और मेरे साथ डेट पर भी जाओगी पहले की तरह। ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे मैसेज का टाइम पर रिप्लाई करूंगी और तुम्हारे साथ पहले की तरह ही डेट पर भी जाऊंगी। अनु अनुराग से वादा तो कर देती है, लेकिन वो अपनी एक भी क्लास मिस नहीं कर सकती, जिस वजह से वो अनुराग के साथ डेट पर जाना तो दूर, उसके मैसेज का रिप्लाई भी टाइम से नहीं कर पाती और ज्यादातर वक्त विशाल के साथ ही रहती। विशाल और अनु हमेशा साथ में स्टडी करते रहते। ये देखकर अनुराग को जलन महसूस होने लगी। एक बार फिर अनुराग ने अनु से कहा, तुम मुझे इतना पागल समझती हो क्या? तुम मुझे हमेशा यही कहती हो कि मुझे अपनी स्टडीज पर फोकस करना है, लेकिन हर वक्त उस विशाल के साथ घूमती रहती हो। मैं विशाल के साथ नहीं घूमती हूँ, हम दोनों साथ में स्टडी करते हैं, इसलिए एक साथ ही रहते हैं। ये अच्छा बहाना है वैसे तुम्हारा। हर वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में था, लेकिन फिर भी तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो। और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने अपने प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। माना कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे भी वजह थी और तुम अच्छे से जानते हो
कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करनी है। अनु प्लीज एक तो ये बकवास करना बंद कर दो कि स्टडीज मेरा फ्यूचर है, पैरों पर खड़ा होना है। बस मैं नहीं सुन सकता ये सब। और हाँ, तुम्हारे साथ रहने में अब मुझे कोई शौक नहीं है। इतना कहकर अनुराग अनु से ब्रेकअप करके चला जाता है। अनु अनुराग को मनाने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन अनुराग ये बात नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। अनु अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाती है और अपने एग्जाम काफी अच्छे तरीके से देती है, लेकिन अनुराग को गलतफहमी हो जाती है कि वो अनुराग को चीट कर रही है। इसीलिए अनुराग दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता है, लेकिन इस बारे में अनु को कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे ही समय गुजरता है। अनु का रिजल्ट आता है। उसने क्लास में टॉप किया था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और अनुराग को अपनी मम्मी के फोन से फोन करती है और कहती है, हेलो अनुराग, मैं अनु बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ बोलो, मैं अनुराग की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। तुम अनुराग की गर्लफ्रेंड बात कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? निधि नाम है मेरा। क्या काम है तुम्हें, बोलोगी भी अब? इतना सुनकर अनु फोन रख देती है। अनु को इस बात से बहुत दुख होता है कि अनुराग ने इतनी जल्दी दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली। तभी वो अपने मन में सोचती है, अनुराग मुझसे कहता रहा कि मेरा प्यार रंग बदलने वाला है, लेकिन यहाँ तो अनुराग ने अपने ही रंग बदल लिए। अनु की फोन रखते ही थोड़ी देर में अनुराग आ जाता है और निधि से कहता है, निधि, किसका कॉल था और तुमने मेरा फोन क्यों उठा लिया? किसी लड़की का कॉल आया था और वो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, उसने कॉल कट कर दिया। ये सुनते ही अनुराग समझ जाता है कि अनु का ही कॉल होगा। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे जब उसे पता चला होगा कि मैंने उसे छोड़कर दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है। जानते हो क्या किस लड़की का कॉल था? और उस लड़की ने कॉल कट कर दिया बिना अपना नाम बताए ही, पता नहीं क्यों। मुझे क्या पता किसका कॉल था, तुम्ही ने तो कॉल रिसीव किया है। इतना कहकर अनुराग वहाँ से चला जाता है और खुश हो रहा होता है कि अनु के रंग बदलने वाले प्यार से उसका पीछा छूट गया। अनुराग ने कभी विश्वास ही नहीं किया था कि अनु अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रही है। तभी अनुराग एक आदमी के हाथ भी न्यूज़पेपर देखता है जिसमें अनु की फोटो छपी थी। अनु की फोटो देखते ही अनुराग उस आदमी से न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है और कहता है, मैंने अन्नू को कितना गलत समझा। वो तो सच में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, तभी तो उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। इसलिए ही उसका फोटो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है। अब मैं क्या करूं? न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अनुराग को काफी पछतावा महसूस होता है कि उसने कितना गलत किया। वो हमेशा अनु को रंग बदलने वाले प्यार के नाम से ताने मारा करता, लेकिन हकीकत में तो उसने ही रंग बदले थे। वहीं दूसरी ओर अनु फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद वो कभी भी अनुराग की तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। सविता अपनी बहू मीरा और बेटी नयन की आरती उतारकर उनका स्वागत कर रही थी। तभी ये सब देख रही सविता की बड़ी बहू साक्षी के पास उसकी ननद रिंकी आकर खड़ी होती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, देख लो भाभी, अब तो आपकी देवरानी आ गई है घर में। माँ बड़े प्यार से उसका स्वागत कर रही है। अब तो आपको इस घर में कोई नहीं पूछेगा। सो सैड। ऐसा कुछ नहीं है रिंकी, बड़ी बहू का मान हमेशा ही ज्यादा होता है और बाकी मैं अपनी देवरानी को अपनी बहन बनाकर रखूंगी, तो ये पूछने वाली बात तो होगी ही नहीं। हाँ हाँ भाभी, सही कहा आपने। हाँ, आई बड़ा, बहनें बनकर रहेंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बहनें बनकर रहेंगी। ऐसी आग लगाऊंगी ना दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कि सौतनों से भी बुरी तरह लड़ेंगी। रिंकी अपनी नई भाभी के पास जाकर उसको बड़े ही प्यार से घर के अंदर लाती है। ये देखकर साक्षी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि किसी ने उसको अब तक पूछा भी नहीं। तभी जब नई बहू हॉल में सबके साथ बैठी होती है, तभी सविता अपनी बड़ी बहू से बोलती है, साक्षी बहू, जरा छोटी बहू के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। शादी में कहाँ खा पी पाते हैं सही से। हाँ हाँ बड़ी भाभी, करो करो, खाने पीने का इंतजाम करो। मेरी प्यारी छोटी भाभी को भूख लगी होगी, है ना नहीं भाभी? मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी ननद को सहमति दिखाती है। कुछ देर में साक्षी खाना बनाकर दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाकर उन्हें कमरे में भेज देती है, जहां आकर मीरा नयन से बोलती है, रिंकी दीदी कितनी अच्छी है ना। सच में एक बेस्ट फ्रेंड जैसी ननद मिलना किस्मत की बात है। हाँ, रिंकी है तो अच्छी, लेकिन ये बहुत शरारती है, थोड़ा बच के रहना। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं।
एक शाम मीरा को सविता बोलती है, छोटी बहू, बेटा तुझे तो पहली रसोई करने के बाद घर के कामों की शुरुआत करनी होगी, तो तब तक बड़ी बहू ही घर का सारा काम कर लेगी। तू सबसे पहले खाने में मीठा बनाना, फिर बाकी का काम करना। ठीक है माँ जी। शाम का खाना बनाने के बाद साक्षी जैसे ही रसोई में जाने लगती है, तभी वहाँ मीरा आकर उससे बोलती है, जेठानी जी, माँ जी ने मुझे कुछ मीठा बनाने के लिए बोला है, आप मेरी मदद कर देंगी? करूँ या नहीं? नहीं, थोड़ा रौब दिखाती हूँ जेठानी होने का। सॉरी देवरानी जी, मुझे और भी बहुत काम है। इतना बोलकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी ये सब देख रही रिंकी खुद से बोलती है, हेलो जी, भाभी ने तो मुझे मौका दे दिया देवरानी जेठानी में आग लगाने का। अब देखना साक्षी भाभी, आपका ये इनकार आपके ऊपर कितना भारी पड़ता है। रिंकी अपनी मायूस खड़ी भाभी मीरा के पास आकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो? मेरी पहली रसोई है और मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या कैसे करना है। जेठानी जी से मदद मांगी तो उन्होंने मना ही कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना। वो क्या है ना, बड़ी भाभी आपके आने से थोड़ा चिड़ी हुई है। आपके आने के बाद कोई उनको पूछ नहीं रहा ना, पर कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। रिंकी अपनी भाभी मीरा की मदद तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीरा के मन में साक्षी के लिए कड़वी बातें भर देती है। ऐसे ही शाम को जब सभी खाना खाने बैठते हैं, तो खाने की टेबल पर बैठी साक्षी मीरा से नमक मांगते हुए बोलती है, मीरा, जरा अपने पास रखी नमक की डिब्बी देना। मीरा साक्षी की बात को अनसुना करके अपना खाना खाती रहती है। ये देखकर साक्षी के बगल में बैठी रिंकी उससे बोलती है, देख रही हो बड़ी भाभी, आपकी देवरानी आपको अभी से अकड़ दिखाने लग गई। सही है, अब वो आपको आपकी जगह दिखाने लगेगी। उससे पहले मैं इसको इसकी जगह दिखा दूंगी। बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की, जानती नहीं है वो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और सोने के वक्त नयन अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, आज खाने की टेबल पर तुमने भाभी को नमक क्यों नहीं पास किया? कोई झगड़ा हुआ है क्या भाभी के साथ तुम्हारा? झगड़ा नहीं तो, और उन्होंने कब मांगा नमक, मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। और क्यों सुनाई दे, उनको सुनाई दिया था जब मैंने उनसे मदद मांगी थी। अच्छा चलो कोई नहीं। दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मीरा को किसी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, सामान लाना है। बेटा, तिजोरी की चाबी तो बड़ी बहू के पास है, रुक मैं उसे बोल देती हूँ। सविता अपनी बड़ी बहू को बुलाकर बोलती है, साक्षी बहू, छोटी बहू को कुछ पैसे चाहिए, जरा दे दे बेटा। ठीक है माँ जी, अभी मैं काम कर रही हूँ, वो खत्म करके दे देती हूँ। साक्षी इतना बोलकर अपना काम करने चली जाती है। बहुत देर तक भी जब साक्षी मीरा को पैसे देने नहीं आती, तो मीरा उसके कमरे में जाकर देखती है, जहाँ साक्षी आराम से सो रही होती है। ये देखकर मीरा बोलती है, मुझे पैसे देने की जगह ये यहाँ सो रही है, अब कुछ पैसों के लिए क्या मुझे इनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा? मीरा के इतना बोलते ही रिंकी वहाँ आती है और अपनी भाभी से बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप बड़ी भाभी के कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? माँ जी ने इनको कहा था मुझे कुछ पैसे दे दे, और ये यहाँ आकर सो रही हैं। ओ, शायद भाभी आपसे बदले ले रही हैं। वो आपको दिखाना चाहती हैं कि उनकी क्या अहमियत है इस घर में। आपको कुछ पैसों के लिए पीछे पीछे दौड़ाना चाहती है। मैं इनकी गुलाम नहीं हूँ, और इस घर की तिजोरी पर जितना हक इनका है उतना मेरा भी है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। शाम होने पर मीरा तिजोरी से कुछ पैसे खुद ही निकाल लेती है। ये देखकर साक्षी अपने कमर पर अपनी चाबियां देखती है और अपनी चाबियों को सही सलामत देखकर साक्षी मीरा से बोलती है, मीरा, ये तिजोरी की चाबियां तो मेरे पास है, तो तुमने ये कौन सी चाबी से तिजोरी खोली? मेरे पास मेरी खुद की चाबियां हैं, मुझे अब उसके पीछे घूमने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे तिजोरी की डुप्लीकेट कीज बनवाने की? तुम रुको, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। साक्षी बाहर गुस्से में अपनी सास को हॉल में बुलाती है और उसकी ऐसी आवाज सुनकर नयन और रिंकी भी बाहर आते हैं। तभी साक्षी अपनी सास के आते ही बोलती है, माँ जी, आपने ना छोटी बहू को आते ही कुछ ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है। अरे उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली इन्होंने। छोटी बहू, साक्षी बहू सच कह रही है क्या?
हाँ माँ जी, लेकिन मुझे ऐसा मजबूरन करना पड़ा। आज सुबह जब मैंने आपसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जेठानी जी दे देंगी। इन्होंने मुझे काफी देर इंतजार करवाया, लेकिन पैसे भी नहीं दिए। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं बार बार जाकर इनके सामने हाथ थोड़ी फैलाऊंगी। अरे बेटा, अपनी जेठानी से मांगने में भला कैसी शर्म। ये तुम दोनों का घर है, तुम दोनों यहाँ प्यार से रहो। माँ जी मुझे नहीं रहना प्यार से, आज तो मैं साफ करती हूँ, मुझे बंटवारा चाहिए। सबको जब अपनी इस छोटी बहू से ही प्यार है तो इसको ही रखो आप। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? बंटवारा शब्द आपने इस्तेमाल करने की सोची भी कैसे? अरे भैया काम से बाहर गए हैं, अगर वो ये सुनते तो उन्हें तो गुस्से से पागल हो जाना था। गलत क्या कहा जेठानी जी ने, मुझे भी चाहिए बंटवारा। माँ जी आज से मैं अपने पति के साथ अलग होती हूँ। पागल हो गई हो क्या? घर में हो रहे इस बंटवारे की बात से रिंकी को समझ आता है कि उसकी लगाई आग आज उसके घर को और उसके रिश्तों को बिखेरने ही वाली है। बंटवारे के बीच अपनी माँ के बहते आंसू रिंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो सबके सामने बोल पड़ती है। भाभी प्लीज, आप दोनों ये बंटवारे की बातें मत करो। माँ की तरफ देखो, उनकी हालत कितनी बुरी हो गई है ये बंटवारे का नाम सुनकर। आप दोनों के मन में जहर भरने वाली तो मैं ही थी। मैंने ही आप दोनों के बीच में आग लगाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस घर के 2 हिस्से कर दें। क्या? तो तू इन सब की जड़ है? अरे अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिंकी अपनी दोनों भाभीियों और माँ से माफी मांगती है, जिसके बाद सभी उसे माफ कर देते हैं और दोनों देवरानी जेठानी एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करके इस घर की एकता और शांति को बनाए रखने की कोशिश करती हैं।